हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय सुधीर सर में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी 2015 में आए हुए उन प्रश्नों का जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, वार्षिक सूरजकुंड शिल्प मेले की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करता है? तो ऑप्शन है ए हरियाणा, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, सूरजकुंड शिल्प मेले की मेजबानी हरियाणा राज्य करता है। कौन सा राज्य करता है? हरियाणा। दोस्तों याद रखना, सूरजकुंड मेला विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला सूरजकुंड मेला है। इसका आयोजन 1987 ईस्वी से किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष इस मेले का आयोजन फरवरी महीने में किया जाता है और इस मेले का आयोजन सूरजकुंड मेला प्राधिकरण और हरियाणा पर्यटन द्वारा तथा केंद्रीय पर्यटन, कमला संस्कृति एवं विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया जाता है। 2022 में इस मेले का 35वां संस्करण फरीदाबाद हरियाणा में किया गया था, जिसकी थीम थी स्टेट जम्मू और कश्मीर, भागीदार राष्ट्र उज्बेकिस्तान। 2023 में इस मेले का 36वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाती है तो इसके कारण होता है। ऑप्शन ए वायुदाब, बी वर्षा, सी ग्लोबल वार्मिंग, डी संरक्षण। तो दोस्तों, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि से ग्लोबल वार्मिंग होती है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी ग्लोबल वार्मिंग होती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होने से ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थात ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, जिसके कारण से निचले वायुमंडल एवं धरातलीय सतह के तापमान में क्या होती है? वृद्धि। क्या होती है? वायुमंडल एवं धरातलीय सतह के तापमान में वृद्धि होती है, जिसके कारण से वर्षा तथा मृदा नमी में कमी आती है। महासागरीय जल की अम्लता में वृद्धि होती है। हिमटोपीय तथा महाद्वीपीय हिमनद पिघलते हैं। ठीक ना। अगर हम बात करें ग्रीन हाउस गैस की, तो ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प तथा मीथेन इसके मुख्य कारण है। ग्रीन हाउस गैस के मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और मीथेन है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है हमारा, ताजमहल आगरा शहर में किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए है चंबल, बी गंगा, सी यमुना, डी घाघरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यमुना। ठीक है दोस्तों, अगर हम ताजमहल की बात करें तो ताजमहल मुगल वास्तुकला शैली का उदाहरण है। किस वास्तुकला का? मुगल वास्तुकला शैली का उदाहरण है और इसका निर्माण 1632 से स्टार्ट हुआ था, 1653 में कंप्लीट हुआ था। तो इसका निर्माण 1632 और 53 ईस्वी में किया गया था। किसने किया था? तो मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। किसकी याद में? तो अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। इसका वास्तुकार कौन था? तो वास्तुकार था उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन था भाई? उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक ना, उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल को 1983 ईस्वी में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था यूनेस्को में? तो 1983 में। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। ताजमहल की बात करें, ताजमहल की ऊंचाई 73 फीट 73 मीटर या हम कहें तो 240 फीट। कितना? 240 फीट है। याद रखना, शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्थापत्य कला के लिए स्वर्ण काल कहा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मुगल काल का स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? शाहजहां के शासनकाल को। शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल के स्थापत्य कला के लिए स्वर्ण काल कहा जाता है। तो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एरा ऑफ
डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? ऑप्शन ए है शशि थरूर, बी चेतन भगत, सी अरुण जेटली, डी मीरा नायर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शशि थरूर। कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर ए शशि थरूर। ध्यान देना दोस्तों, शशि थरूर को एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इंडिया के लिए 2019 में, कब? 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। दोस्तों अगर हम बात करें चेतन भगत की, चेतन भगत की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जैसे हाफ गर्लफ्रेंड, 400 डेज, रिवॉल्यूशन 2020, वन नाइट एट द कॉल सेंटर, टू इट्स। अगर हम बात करें अरुण जेटली की, तो अरुण जेटली की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जैसे अंधेरे से उजाले की ओर, ए न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग और आर्टिकल ए स्पीचेस बाय अरुण जेटली। और अगर हम मीरा नायर की बात करें तो मीरा नायर की पुस्तक है माया सेव्स द डे, माया इन ए मेस और वीडियो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए शशि थरूर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, टेबल टेनिस की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन है ए चीन, बी इंग्लैंड, सी जापान, डी भारत। तो टेबल टेनिस की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? टेबल टेनिस की उत्पत्ति हुई थी इंग्लैंड में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड। दोस्तों याद रखना, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है। कहाँ का? चीन का। दोस्तों इसका पुराना नाम, टेबल टेनिस का जो पुराना नाम है वो पुराना नाम है पिंग पोंग। पुराना नाम इसका क्या है? पिंग पोंग। ठीक ना, ये भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें तो प्रथम विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप दिसंबर 1926 में लंदन में आयोजित की गई थी। विश्व की जो है प्रथम टेबल टेनिस चैंपियनशिप दिसंबर 1926 में लंदन में आयोजित की गई थी। और अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ की यानी इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की, तो इसकी स्थापना 1926 में होती है। किसकी भाई? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना 1926 में होती है। इसका हेडक्वार्टर, अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है? लुसाने स्विट्जरलैंड में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस महासागर में टोरेस जलडमरू मध्य स्थित है? निम्नलिखित में से किस महासागर में टोरेस जलडमरू स्थित है? ऑप्शन है ए अटलांटिक महासागर, बी हिंद महासागर, सी आर्कटिक महासागर, डी प्रशांत महासागर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रशांत महासागर। टोरेस जलडमरू मध्य कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। याद रखना दोस्तों, टोरेस जलडमरू मध्य न्यू गिनी, किसको? न्यू गिनी तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है। किसके बीच? न्यू गिनी तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? तो ऑप्शन है ए हुमायूं, बी शाहजहां, सी जहांगीर, डी अकबर। तो टोडरमल किसके शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अकबर। अकबर के शासनकाल के दौरान राजा टोडरमल राजस्व मंत्री थे। याद रखना, राजा टोडरमल 1580 ईस्वी में, कब? 1580 ईस्वी में 10 साला बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। 10 साला बंदोबस्त, ठीक ना, 10 साला बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। ठीक ना, इसी का दूसरा नाम जब्ती प्रणाली भी है। याद रखना, 10 साला बंदोबस्त का दूसरा नाम जब्ती प्रणाली भी है। ठीक है ना, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष शुरू हुई थी? ऑप्शन ए है 1851, बी 1781, सी 1761, डी 1761। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1761। याद रखना, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी, पानीपत की अगर हम तीसरी लड़ाई की बात करें तो यह लड़ाई
14 जनवरी, कब दोस्तों? 14 जनवरी 1761 में, 14 जनवरी 1761 में मराठों और अफगानों के बीच में होती है। किसके बीच में? मराठों और अफगानों के बीच में होती है। इस युद्ध में ध्यान देना, मराठी हार जाते हैं और अफगान क्या होते हैं? जीत जाते हैं। ठीक ना? और याद रखना है आपको, पानीपत की तीसरी लड़ाई के समय अगर आपसे पूछा गया कि पानीपत की तीसरी लड़ाई के समय मराठा सरदार कौन था, तो याद रखना उस समय मराठा सरदार पेशवा बालाजी बाजीराव थे। कौन थे? पेशवा बालाजी बाजीराव। अगर हम लोग बात करें पानीपत की पहली लड़ाई, तो पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वह हुई थी 21 अप्रैल। कब दोस्तों? 21 अप्रैल 1526 को। कब? 1526 को बाबर और लोदी के बीच में। किसके बीच में? बाबर और लोदी के बीच में, जिसमें बाबर की जीत होती है और लोदी की हार होती है। यहीं से ध्यान देना दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का अंत होता है और मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। अगर आपसे पूछा जाए किस युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना या लोदी वंश समाप्त होता है, तो याद रखना पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी। अगर हम बात करें पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर, कब? 5 नवंबर 1556 को हेमचंद्र विक्रमादित्य अर्थात हेमू, तो हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के बीच में होती है, जिसमें हेमू हार जाता है और अकबर की विजयी होती है। याद रखना पानीपत को बुनकरों का शहर भी कहा जाता है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? तो पानीपत को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए है स्विच, बी ट्रांजिस्टर, सी संधारित्र, डी प्रतिरोध। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्विच। ऑप्शन नंबर ए स्विच। याद रखना दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि घरों के परिपथ में सभी उपकरण किस क्रम में जोड़े जाते हैं, अगर आपसे घर में पूछे किसके बारे में? सभी उपकरण के बारे में। अगर सभी उपकरण के बारे में पूछे तो घर में जो सभी उपकरण होते हैं वह सब के सब समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। किस क्रम में जोड़े जाते हैं दोस्तों? तो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। ठीक ना? अगर आपसे बोला जाए जो सजावटी लाइटें होती हैं, जो सजावटी लाइटें लगी होती हैं, अगर पूछा जाए सजावटी लाइटें किस क्रम में जोड़ी जाती हैं, तो याद रखना सजावटी लाइटें जो होती हैं वह श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती हैं। किस क्रम में जोड़ी जाती हैं? तो श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती हैं। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? ऑप्शन है 1:4, बी है 1:8, सी 1:16 और डी 1:2। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 1:8। ठीक है ना? पानी के अगर हम लोग रासायनिक सूत्र की बात करें तो रासायनिक सूत्र होता है इसका H2O। पानी की अगर हम प्रकृति की बात करें तो पानी कैसा होता है? उदासीन होता है, जिसका pH मान कितना होता है? 7 होता है। अगर हम पानी के pH मान की बात करें, pH वैल्यू की बात करें तो मान क्या होता है? 7 होता है। याद रखना दोस्तों, यदि pH मान 7 है तो उदासीन होता, अगर pH मान 7 से अधिक है तो वह क्या होता है? क्षार होता है, और अगर pH मान 7 से कम होता है तो वह क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। ठीक ना? यानी अम्ल का जो pH मान होता है वो 7 से कम होता है, क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। ठीक है ना? अगर pH मान 7 है तो कैसा होता है? उदासीन होता है। याद रखना, पानी जो होता है यह उष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है। पानी उष्मा का सुचालक होता है, लेकिन शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। याद रखना, शुद्ध जल जो होता है वह विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। अगर आपसे पूछा जाए पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है, अगर हम बात करें पानी के घनत्व की, तो घनत्व जो होता है अधिकतम वह 4 सेंटीग्रेड, किस पे दोस्तों? 4 सेंटीग्रेड, या फिर आप कह सकते हैं 277 केल्विन पर होता है। याद रखना 4 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे तापमान पर पानी का घनत्व सबसे अधिकतम होता है, लेकिन आयतन की बात की जाए तो आयतन क्या होता है? न्यूनतम। तो याद रखना 4 सेंटीग्रेड पे पानी का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है।
ठीक है ना। अगर दोस्तों हम पानी की बात करें, जो हमारा जल होता है दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होते हैं? जो हमारा जल होता है, जो पानी होता है, वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो एक होता है मृदु जल। कौन सा जल होता है? मृदु होता है। और एक कौन सा होता है? कठोर होता है। कौन सा होता है? कठोर। तो दो टाइप के हमारे पास जो जल होते हैं। मृदु जल किसको कहा जाता है? मृदु जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता है। जो मृदु जल होता है हमारा, वह पानी के साथ आसानी से झाग देता है। लेकिन जो कठोर जल होता है, पर्याप्त मात्रा में झाग नहीं देता, बहुत सी थोड़ी सी मात्रा में झाग देता है बस। कठोर जल जो होता है, कभी कहेंगे तो झाग भी नहीं आएगा। यानी जो कठोर जल होता है उसमें जो है झाग की पर्याप्त मात्रा नहीं होती। अगर हम बात करें कठोर जल की, यानी जो जल की कठोरता होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल की कठोरता की बात करें तो जो जल की कठोरता होती है दो प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक तो होती है अस्थाई। कौन सी होती है? एक होती है अस्थाई और एक होती है स्थाई। अब दोस्तों बात आती है कि अस्थाई किसको बोला जाता है और स्थाई किसको बोला जाता है। तो याद रखना, अस्थाई ऐसी कठोरता है जिसको गर्म करने पर, यानी यदि पानी को गर्म किया जाए और उसकी कठोरता दूर हो जाए तो वह कहलाता है अस्थाई, ठीक ना। और अगर पानी को गर्म करने पे उसकी कठोरता दूर ना हो तो वह कहलाता है अस्थाई कठोरता। क्या कहलाता है? अस्थाई कठोरता। और याद रखना, अस्थाई कठोरता जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होता है। किसके कारण से? तो जल में अस्थाई कठोरता जो होती है वह कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। और अस्थाई कठोरता कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट की उपस्थिति के कारण होती है। याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। अस्थाई कठोरता की बात करें तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति, और अस्थाई कठोरता की बात करें तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट की उपस्थिति के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, 1:8। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? ऑप्शन है ए 31B, बी है 43B, सी है 43A और डी है 31A। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 43B। क्लियर है? 43B जो है ना, ये हमारा 57वां संविधान संशोधन। कौन से संविधान संशोधन? 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत जो है ना जोड़ा गया था। किस संशोधन के तहत? तो 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत संविधान में जोड़ा गया था। और बात करें अगर हम लोग 43A की, 43A 42वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया था। और इसका संबंध 43B का संबंध हो जाता है सहकारी समितियों के संवर्धन से। 43A का जो संबंध है यह होता है श्रम की भागीदारी से। इसका संबंध किससे होता है? श्रम की भागीदारी से, याद रखना है। और अगर हम लोग बात करें 43 आर्टिकल 43 की, तो आर्टिकल 43 का संबंध नीति निर्देशक तत्व से है। नीति निर्देशक तत्व से। और नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में, किसमें? भाग 4 में। और अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में वर्णित है। नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में तथा इसका जो अनुच्छेद है वो 36 से लेकर 51 तक है। तो 43A और 43B दो के दोनों नीति निर्देशक तत्व से संबंधित हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, तो याद रखना किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से। किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आयरलैंड के संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, तब याद रखना इसने, आयरलैंड ने कहां से लिया है? स्पेन से। कहां से लिया है? स्पेन से। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसको विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है ए सब्जियां, फूल और फल उगाने, बी है मछली प्रजनन, सी है रेशम कीट का पालन और डी है अंगूर की खेती। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है दोस्तों वो होता है अंगूर की खेती। विटीकल्चर
क्या कहलाता है? अंगूर की खेती कहलाता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की, सब्जियां, फूल और फल उगाने के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है दोस्तों हार्टिकल्चर। क्या कहा जाता है? हार्टिकल्चर, ठीक है ना, हार्टिकल्चर कहा जाता है। अगर हम बात करें मछली प्रजनन, तो मछली प्रजनन को क्या बोला जाता है? पीसी कल्चर। क्या बोला जाता है दोस्तों? पीसी कल्चर, इसे कहा जाता है पीसी कल्चर। और अगर हम रेशम कीट पालन की बात करें तो रेशम कीट पालन सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है, ठीक ना। और अगर आपसे मधुमक्खी पालन पूछा जाए, क्या पूछा जाए? मधुमक्खी पालन पूछा जाए तो मधुमक्खी पालन एपी कल्चर, क्या कहलाता है? एपी कल्चर कहलाता है, ठीक ना, एपी कल्चर कहलाता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, एक दो क्वेश्चन और यहां से आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, याद रखना। अगर आपसे यह पूछा जाए कि भारत में अंगूर उत्पादन में सबसे ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा अंगूर कहां उत्पादित होता है, तो याद रखना सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में। तो अंगूर उत्पादन में जो शीर्ष राज्य हैं वो महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो सबसे ज्यादा कहां होता है? महाराष्ट्र में, ठीक ना, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध तीरंदाजी से है? किस खिलाड़ी का संबंध तीरंदाजी से है? तो बात करते हैं ऑप्शन ए की। याद रखना ऑप्शन ए सौम्यजीत घोष जो है ना, सौम्यजीत घोष, इनका संबंध टेबल टेनिस से। किससे है दोस्तों? टेबल टेनिस से है, ठीक है ना, टेबल टेनिस से है। और यह किस राज्य से संबंधित है? आपसे को राज्य भी याद रखना है, किस खिलाड़ी का संबंध किस राज्य से थी। इनका संबंध जो है ना पश्चिम बंगाल से है। किससे है? पश्चिम बंगाल से, ठीक है ना। अगर हम बात करें मनिका बत्रा की, तो मनिका बत्रा टेबल टेनिस से, ये भी टेबल टेनिस से संबंधित है। किससे है? टेबल टेनिस से। और किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखना दिल्ली से। किस राज्य से संबंधित है? ये दिल्ली से। अगर हम नीरज चोपड़ा की बात करें तो नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो यानी भाला फेंक, किससे संबंधित है इनका संबंध? ये भाला फेंक से संबंधित है, ठीक है ना, भाला फेंक से। और किस राज्य से इनका संबंध है? तो हरियाणा से। इनका किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा से। यहां पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया तीरंदाजी, तो सौम्यजीत तो टेबल टेनिस, मनिका बत्रा भी टेबल टेनिस, नीरज चोपड़ा किससे हो जाते हैं? भाला फेंक से। तो एक ही ऑप्शन बचता है दीपिका कुमारी, जो हमारा सही आंसर है। दीपिका कुमारी का संबंध किससे है? तीरंदाजी से। किससे है भैया? तीरंदाजी से, ठीक ना। और इनका किस राज्य से संबंध है? तो ये झारखंड, झारखंड की रहने वाली, इनका किस राज्य से संबंधित है? तो झारखंड से संबंधित है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना निम्नलिखित में किसने की थी? ऑप्शन ए है ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बी रास बिहारी बोस, सी राजा मोहन राय और डी है शिशिर कुमार घोष। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय। याद रखना संवाद कौमुदी के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। पहले बात करते हैं हम लोग संवाद कौमुदी की। तो संवाद कौमुदी जो है ना, ये बंगाली भाषा की पत्रिका है। किस भाषा की? बंगाली भाषा की। अगर इसके प्रकाशन के बारे में आपसे पूछा जाए तो इसका जो प्रकाशन शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था 1821 से। कब से शुरू हुआ था? 1821 से। अगर हम लोग बात करें राजा राम मोहन राय की, तो राजा मोहन राय को ध्यान देना, इन्होंने 1817 में, कब भाई? 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से। किसके सहयोग से? डेविड हेयर, ठीक ना, डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। किसके सहयोग से? डेविड हेयर के सहयोग से। कब की थी? तो 1817 में की थी, ठीक ना। और बात करें तो 1825 में इन्होंने ही 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। किसकी? वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी, ठीक ना। और याद रखना है आपको, इन्होंने तुहफत उल मुहाहिदीन नामक पहला ग्रंथ फारसी भाषा में लिखा था। यानी इनका जो पहला ग्रंथ था वो फारसी भाषा में लिखा गया था। उसका नाम क्या था? तुहफत उल मुहाहिदीन, ठीक ना। और अगर हम बात करें तो इन्होंने 20 अगस्त, याद रखना 20 अगस्त 1828 में, 20 अगस्त 1828 में द्वारकानाथ टैगोर के सहयोग से, यानी साथ में, यानी इन राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर ने 20 अगस्त 1828 में
ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना? ब्रह्म समाज की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो याद रखना राजा राम मोहन राय ने। कब की थी? तो 20 अगस्त 1828 में। बात करें अगर हम लोग तो राजा राम मोहन राय के कुछ नाम भी हैं जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। जैसे आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक राजा राम मोहन राय। आंदोलनों का प्रवर्तक राजा राम मोहन राय। अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु राजा राम मोहन राय। और भारतीय पुनर्जागरण का जनक तो राजा राम मोहन राय। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, इन्हें किन किन अन्य नामों से जाना जाता है? आधुनिक भारत का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आंदोलनों का प्रवर्तक, अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय पुनर्जागरण का जनक। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत कब की गई थी? तो ऑप्शन है ए 2 अक्टूबर 2015, बी 2 अक्टूबर 2014, सी 2 अक्टूबर 2020 और डी 2 अक्टूबर 2016। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर 2014। अगर पूछा जाए किसने किया था, तो हमारे पीएम यानी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था इसकी स्थापना। ठीक ना दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी और हमारा कंटेंट आप लोगों को कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।